एक बार जरा जो आपने डॉलर के मुकाबले में जो करेंसी में गिरावट की बात की, उसको ग्राफिक्स को एक बार फिर अपने दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब आप इस ग्राफिक्स को देखते हैं, ये जो बड़ी मीनार जो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि ये करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो रही है। जो ग्रीन दिखाई पड़ रहा है यानी हरा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब करेंसी मजबूत हो रही है। अब इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा कौन करेंसी कमजोर हो रही है, वो है दक्षिण कोरिया की वोन, जिसके बारे में भी राजेश ने एक्सप्लेन किया। 5.7%, थाई बात 5.6%, भारतीय रुपया 5.1%। अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा उसमें। जापानी येन 2.1%, मलेशियाई। आशुतोष, जी यहीं पे मैं कह दूं, एक्चुअली ये चार्ट अगर आप 2 दिन पहले बनाते ना, सबसे ज्यादा गिरावट भारत का दिखाई देता। कल आरबीआई ने जबरदस्त मार्केट में इंटरवेंशन किया, जिसके तहत ₹1 रिकवर किया, नहीं तो 6% के ज्यादा गिरावट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जापानी येन 2.1%, मलेशियाई रिंगित जो करेंसी है 2.0%, यूरो 1.8%, ब्रिटिश पौंड 0.3%, हांगकांग डॉलर 0.2%, और दो करेंसी जिसमें अब थोड़ी मजबूती दिखाई पड़ रही, वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में, जिसमें 0.4% की बढ़ोतरी है, और चीनी युआन 0.9%। ये हालत है। और इसमें भी अगर आप देखें तो भारत का जो रुपया गिरा है, अगर राजेश की बातों को हम गंभीरता से लेते हैं गंभीरता से, तो आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद भारत की करेंसी में जो गिरावट है वो तीसरे नंबर पर है, अन्यथा वो पहले नंबर पर होनी चाहिए 5.1। और राजेश ने जो एक्सप्लेन किया कि दक्षिण कोरिया की जो करेंसी गिर रही है वो इसलिए गिर रही है क्योंकि वो अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, और जानबूझ के गिरा रहे, जैसा कि लंबे समय तक चीन के ऊपर आरोप लगता था कि डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी युआन को वो लगातार डिप्रिशिएट करता था, ताकि वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसकी बढ़े और उसका सामान दुनिया में बिके। जी राजेश। नहीं, एक यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो ये हमने जो सारे ये जो देश हमने देशों को लगाया और सब कॉन्टिनेंट यूरोप को भी लगाया, ये लगभग देखिए इसमें सारे ऑयल इंपोर्टर है, सारे ऑयल इंपोर्टर है अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका जो है वो ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, वो तो सरप्लस प्रोड्यूसर है। यहाँ सारे ऑयल इंपोर्टर है, और इसमें अगर आप जापान को ले, थाईलैंड को ले, चीन को ले, मलेशिया को ले, तो इनका डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम अरब कंट्रीज उतना ही क्रिटिकल है जितना हमारा है। हाँ, यूरोप का थोड़े कम है इन देशों के ऊपर। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यूरोप का जो करेंसी है उसके ऊपर उतना दबाव नहीं पड़ा है। लेकिन जिन लोगों का, जापान, चीन, मलेशिया, इनका कच्चा तेल का आयात के ऊपर हमारे जैसे डिपेंडेंसी होने के बावजूद इनके करेंसी का काफी इन्होंने बचाव कर पाया है, और हम नहीं कर पाए हैं। एक ही जो देश है जो हमारे जैसे ही परफॉर्म कर रहा है, और जो कि वो भी कच्चा तेल के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, वो थाईलैंड। लेकिन देखिए थाईलैंड बहुत छोटा इकोनॉमी है, तो और वो इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर तो ये इम्पैक्ट होना ही था। और पिछले कुछ सालों से वहां थाईलैंड के जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो सब चीजों को लेकर थाईलैंड उतना मजबूत इकोनॉमी नहीं रहा जैसे पहले रहता था। ठीक है, तो थाईलैंड के साथ मुकाबला करके हम तो अपने आप को शाबाशी नहीं दे सकते। हमें देखना है चाइना का। देखिए एक तरह से चाइना का करेंसी काफी कंट्रोल्ड है, इसलिए उसके साथ कंपैरिजन करना भी कोई उतना ठीक नहीं रहेगा। हमें जो देखना चाहिए, यहां पर मैं जापान की बात लाऊंगा। जापान, देखिए जापान भी उतना ही डिपेंडेंट है जितना हम डिपेंडेंट है ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द गल्फ। लेकिन जापान जो है पिछले 2 सालों में जापानीज इकोनॉमी एक तरह से विश्व बाजार में मार खाने लगा था। वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसके वहां पर वो चाइना से कई जगह कम्पीट नहीं कर पा रहा था। कई जगह जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनसे भी वो मार खा रहा था। और एक समय में जिस तरह से जापानीज एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट कर रहे थे, वो जगह तो चाइना ने ले लिया उनसे। तो जापान ने बाकायदा एक रणनीति बनाया कि किस तरह से अपने आप को आगे किया जाए। तो उस समय
जो इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे अबे, उन्होंने एक अनाउंस किया एक बड़ा प्रोग्राम कि इंडस्ट्री 5.0, यानी कि जो फ्यूचर रेवोल्यूशंस जो होंगे उस समय के लिए हम जापान को कैसे तैयार करें, और उसके लिए उन्होंने अपने कॉम्पिटिटिवनेस इंडस्ट्री का बढ़ाने के लिए काफी सारे मेजर्स लिए, जिसका डिटेल्स में तो हम अभी जा नहीं सकते, और कई सारे इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जिसके अंदर जापानीज येन को डिप्रिशिएट करने देना उनका एक सोची समझी कॉन्शियस डिसीजन था, और ये हुआ 2023-24 के दौरान, और उसका आज हम पूरा को पूरा इम्पैक्ट देख रहे हैं कि इस तरह का क्राइसिस के समय में अभी भी जापानीज करेंसी जो है अच्छा खासा पोजीशन पे खड़ा है। आशुतोष, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल 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 मैं सुन पा रहा हूं। तो मैसेज क्या है? व्हाट इज द मैसेज? मैसेज यही है कि देखिए, जापान अगर अपना घर संभाल लिया सिर्फ 3 साल में, वो भी एक तरह से खिसक रहा था, और एक समय तो हम भी खुश हो गए थे कि जापान जो है चौथा पोजीशन में है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और पिछले बार जब हमने कहा कि हम जापान को पार कर जाएंगे, हम 4th पोजीशन में आ जाएंगे, हालांकि हम नहीं कर पाए, हम 6th पोजीशन में भी है। लेकिन हम जापान से सीख सकते हैं, साउथ कोरिया से सीख सकते हैं। मैं इसलिए ये 2 चार्ट आज दिया कि इसमें एक हमें सबक है। इन नंबरों को देखकर, इन आंकड़ों को देखकर हमें पहला सवाल तो पूछना चाहिए कि हमें हमारी हालत दूसरों से ज्यादा खराब क्यों हुई है युद्ध के लिए। हमें एकदम ऑनेस्टी के साथ ये सवाल पूछना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें जवाब मिल जाएगी। जब जवाब मिल जाएगी फिर हमें ये पूछना चाहिए, साउथ कोरिया ने क्या किया, जापान ने क्या किया, क्या और चाइना ने क्या किया, क्या हम वो चीज कर सकते हैं? इस पर बात होना चाहिए। अब समाधान, क्योंकि हम एक आर्थिक संकट हमारे ऊपर आ चुका है, हम यही कह रहे हैं कि ना केवल यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो है अभी तक जिस तरह से कमिटीज बैठा देनी चाहिए, बहुत सरकार के अंदर में नहीं सिर्फ बाहर से भी लोगों के सुझाव लेना चाहिए। हम कहेंगे ना केवल हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स दुनिया भर में बैठे हुए हैं, एक सरकार को इमरजेंसी मेजर लेकर इन सब को एक किसी ना किसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक सामूहिक सोल्यूशन कैसे लाया जाए, उसके ऊपर चर्चा हो जाना चाहिए। ना कि आप एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करते हो, वो भी 90 दिन के बाद, और वहीं एक ही आदमी बात करता है और कुछ बाबू लोग जो है वो प्रेजेंटेशन करते हैं। उनका बाबुओं का बस का बात नहीं है। आपको यहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, और वो एक्सपर्टीज अभी बहुत कम यहाँ पर है, लेकिन बाहर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो देश के लिए कुछ करने को तैयार है। उनको लाइए, उनसे पूछिए साउथ कोरिया ने क्या किया, जापान ने क्या किया, क्या हम सीख सकते हैं, चाइना ने क्या किया। कई बार हमारे सामने होता है जो कर सकते हैं, जैसे इस क्राइसिस के दौरान चाइना ने अपने रिफाइनर्स को बोल दिया कि आप तेल बाहर एक्सपोर्ट नहीं करोगे। चाइना ने अपने सारे रिफाइनिंग कंपनी को बोल दिया, बैन कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, रिलायंस और नायरा, वो जो रशियन ऑयल खरीदते हैं, या ईरान से भी उन्होंने ऑयल खरीदा, वेनेजुएला से भी ऑयल खरीदा, और बाकायदा हमारे यहाँ पे तेल नहीं है, तेल की क्राइसिस हो रही है, चाहे सरकार कुछ भी कह ले, लाइन लग रही है, और आपने इनको निर्यात करने दिया। आपको मैं आंकड़ा बता दूं, मार्च के महीने में $5.8 बिलियन का हमने रिफाइंड पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया था। ये इसमें से 90% रिलायंस का होता है। और अप्रैल के महीने में हम $7.6 बिलियन वर्थ पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। आप बताइए, 5.8 से ये क्राइसिस के दौरान ही 7.6, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 30% एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट्स हो रहा है वहां से, और हम कह रहे हैं हमारे यहाँ तेल नहीं मिल रहा है। हम तो हमारे सामने था ना चाइना क्या कर रहा है, और सही कर रहा था। लेकिन हम क्या है, हमारी यहाँ राजनीति बीच में आ जाती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि समय अब हो गया कि अगर हम वो क्रोनी कैपिटलिज्म के पीछा नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम लोग निकल नहीं पाएंगे इस क्राइसिस से कभी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.